नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड का अगला जो टॉपिक है आपका, इसमें हिंदी, जनरल हिंदी का हम लोग देखने वाले हैं मुहावरे और लोकाक्तियाँ। ठीक है, तो इसका हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। और साथ में आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो जो है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आपको छूटा दिख रहा होगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यूट्यूब में अब ऑप्शन तो आ ही चुका है जूम करने का, आप जूम कर लेंगे अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा तो। अन्यथा आप सभी आंसर करें मेरे साथ। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें वीडियो को रोक करके, ठीक है, क्योंकि हम तेज़ी में चलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का है, जेब भरना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना, रिश्वत लेना, बहादुरी दिखाना, उपाय करना। इसका आंसर आपके स्क्रीन पे रहा, रिश्वत लेना। यहाँ पे और भी मुहावरा देख लीजिए, ठीक है। हम लोग 30 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बट आपके लिए लगभग 100 से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि और भी डिटेल्स क्वेश्चन का जितने भी की पॉइंट होते हैं, अतिरिक्त जानकारियाँ होती है, वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका अन्य मुहावरा दिया गया है और उसका वाक्य में प्रयोग होता है वो भी बताया गया है। जैसे मुहावरा हुआ जेब भरना, तो होता है रिश्वत लेना। उसका वाक्य में प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सुनील ने अपनी जेब भरकर अपने बेटे को विदेश में पढ़ने भेज दिया। धनवान होना, फूलना फलना का अर्थ होता है धनवान होना। खिचड़ी खाते आस्तीन चढ़ाना, इसका अर्थ होता है बहादुरी दिखाना। गुप्त रूप से सलाह करना यानी कि उपाय करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकाक्ति का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आप रोक लेंगे और आंसर करें, एंड देन आप आंसर देखेंगे। इसका अर्थ होगा बुरे के साथ और बुरे का मेल। ये इसका सही उत्तर होगा। लोकाक्ति जो होगा वो यही होगा। बुरे के साथ बुरे का मेल को लोकाक्ति के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक तो कलेजा दूजे नीम चढ़ा। तो यहाँ पे ये हो गई। अब जो आपके अन्य ऑप्शन जो थी उसे भी आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे कुछ बताते हैं अन्य लोकाक्ति और उसका अर्थ क्या होता है। तो अगला लोकाक्ति क्या है, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है, कहीं ईंट कहीं रोरा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। इसका अर्थ होता है बेमेल वस्तुओं को एक जगह एकत्र करना। अगला है, खेत खाए गधा, मारा जाए जुलाहा। इसका अर्थ होगा अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को। नेक्स्ट है, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, जिसका काम हो वह परवाह न करे बल्कि दूसरा आदमी तत्परता दिखाए। इसका अर्थ ये हुआ। चिकने घने पर पानी नहीं ठहरता। इसका अर्थ हुआ बेशरम आदमी पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। अगला है, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। इसका अर्थ होता है जब कोई कष्ट सहने के लिए तैयार हो तो डर कैसा। नेक्स्ट है, ढांक के वही 3 पात। इसका अर्थ होता है परिणाम कुछ नहीं निकलना, बात वही का वही रहना। अगला है, तेते पाव पसारिए जैती लांबी सौर, आय के अनुसार ही व्यय करना। इसका अर्थ हो गया इस लोकाक्ति का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, सबसे अलग स्थिति उस अर्थ का बोधक लोकाक्ति है। क्या है सबसे अलग स्थिति? तो ये जो लोकाक्ति दिया है उसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर करें एंड देन आप आंसर देखेंगे। 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी यानी कि सबसे अलग स्थिति, ये इसका इस लोकाक्ति का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या हुआ? सबसे अलग स्थिति। अब अन्य ऑप्शन जो था, बालू से तेल निकालना, इसका अर्थ होता है कि असंभव को संभव करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ होता है किसी की चालों को खूब समझना।
अगला देख सकते हैं लोकाक्ति और उनके अर्थ। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, कोई कुरूप है और उसको, कोई राक्षस है और उसका नाम आप राम जी धर दीजिए, तो ये गुण के विरुद्ध हो गया ना, तो यही है। अगला आपके लोकाक्ति है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। इसका अर्थ क्या होगा? कोई बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना। नेक्स्ट है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है उधो का न मानो माधो का देना। उधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ होता है केवल अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, तो ये फिर वही है कोई बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना। अगला है जिन्हें ढूंढा तीन पराया गहरे पानी बैठ। जिन ढूंढा तीन पराया गहरे पानी बैठ, इसका अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट है ढाक के वही तीन बात, परिणाम कुछ नहीं निकलता, बात वहीं का वही रहना। अगला है तेल देखो तेल की धार देखो। इस लोकाक्ति का अर्थ होगा किसी कार्य का परिणाम देखने की बात करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी छोटा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मायूस होना, चिल्लाना, रोना, जी मत चलना, तो इसका आंसर हो जाएगा मायूस होना। ठीक है, जी छोटा करना का अर्थ होता है मायूस होना, वाक्य में भी प्रयोग करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब मुहावरा एक है डंका बजाना, उसका अर्थ होता है प्रभाव जमाना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सभी टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया क्रिकेट में ना। मुहावरा अगला क्या है? टांग अड़ाना, इसका अर्थ होता है अड़चन डालना। किसी भी कार्य में व्यक्ति है जो टांग अड़ा देता है। मुहावरा अगला क्या है? तो जूते पड़ना, मतलब बहुत निंदा होना। जूते पड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत निंदा होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग भी आप देख सकते हैं। मुहावरा क्या है अगला? छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ होता है हैसियत से अधिक बात करना। अगला है जख्म पर नमक छिड़कना, दुखी या परेशान को और अधिक परेशान करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से दिए गए लोकाक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। लोकाक्ति क्या है? सिर सहलाए भेजा खाए, इसका अर्थ क्या होगा? और आप इसका जवाब पहले देंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, इसका सही अर्थ हुआ इस लोकाक्ति का। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा वाक्य में प्रयोग? कविता के दोस्तों ने कविता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि सिर सहलाए भेजा खाए। अब लोकाक्ति का परिभाषा आप देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होता है लोकाक्ति? लोक में प्रचलित उक्ति, ग्रामीण लोग, गांव के लोग, जो लोग प्रयोग एक देहाती भाषा का कर लेते हैं, ठीक है, उन लोगों का एक डायलॉग होता है, तो इसी को ही लोकाक्ति बोलते हैं, लोक में प्रचलित उक्ति। उदाहरण क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ क्या होता है? हैसियत से अधिक करना। इसी प्रकार से अन्य लोकाक्तियाँ, महत्वपूर्ण लोकाक्तियाँ देख सकते हैं। जूते चाटना यानी कि चापलूसी करना। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ होता है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगला लोकाक्ति है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबका अलग मत। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास के मनचाही वस्तु मिल जाना, इसका अर्थ हो गया। जो अन्य ऑप्शन जो था सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ये आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये आपने देख लिया, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों जले उंगली दबाना।
दांतों तले उंगली दबाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्य प्रकट करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य प्रकट करना। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। राकेश की बढ़ती कामयाबी को देखकर उसके शत्रु अपने दांतों तले उंगली दबा बैठे, बहुत आश्चर्य करने लगे। ठीक है। अगला मुहावरा है मुँह की खाना। मुँह की खाना, बुरी तरह हारना। वाक्य प्रयोग देख सकते हैं। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा कोई पदबंध या वाक्यांश जब अपना सामान्य अर्थ न देके विशेष अर्थ देता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखें मूंदना, जिसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। कुछ और मुहावरे आपके सामने हैं। उल्टी गंगा बहाना, उसका अर्थ क्या होता है? परंपरा के विरुद्ध काम करना। अगला मुहावरा है आंखें बिछाना, जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत सम्मान करना। अगला मुहावरा कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। तो जो क्वेश्चन था आपका दांते तले उंगली दबाकर रखना, इसका अर्थ होता है चकित होना या बहुत आश्चर्य करना। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर मढ़ना, हार मानना, दोष लगाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बाल काटना, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोष लगाना। ऑप्शन सेकेंड, सिर मढ़ना का आंसर हो जाएगा दोष लगाना। उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? तो बंसिका अपनी माता जी की हर बात को, यहाँ पे वाक्य प्रयोग ये है, सेठ जेठालाल के यहाँ चोर करके ले गए और चोरी का इल्ज़ाम उसके नौकर के सिर मढ़ दिया। तो ये हो गया। अब कोई और उदाहरण लेते हैं। सिर आँखों पर होना अर्थात सहर्ष स्वीकार होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? तो बंसिका अपनी माताजी की हर बात को सिर आँखों पर रखती है, यानी कि हर एक बात को मानती है, सहज स्वीकार करती है। अब ये सभी मुहावरा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। बात काटना, यानी कि किसी की बात का विरोध करना। अन्य मुहावरे अंगूठी का नगीना, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अगला मुहावरा अंगद का पैर होना, असंभव कार्य होना। अंधे के आगे रोना, निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। अक्ल का अंधा, मूर्ख प्राणी। अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो जो सिर मढ़ना था उसका अर्थ क्या होगा? सिर मढ़ना का अर्थ जो होता है दोष लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा 8वां नंबर। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए बता ही देते हैं, क्योंकि और भी आपको डिटेल्स बताने हैं। तो ये रहा इज्जत उतारना, अपमान करना, है सभी को तो पता ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन जो था तलवार खींचना, तो इसका अर्थ क्या होता है? झगड़ा करने को तैयार होना। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। बेसिर पैर की बात करना, बिना सर पैर की बात करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो व्यर्थ की बातें करना। अब कुछ अन्य मुहावरा आप देख सकते हैं। ठीक है। ये भी एक तरह से आपका क्वेश्चन ही है। पांचों उंगलियां घी में होना, पूरे लाभ में होना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। हाथ पाँव फूल जाना, घबरा जाना। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना।
अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें मुहावरा का सही अर्थ बताना है। मक्खी पर मक्खी मारना, इसका अर्थ क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसका अर्थ होगा निरर्थक काम करते जाना। तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, झक मारना और मक्खी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, समय बर्बाद करना। तिल का तार बनाना, मुहावरे का अर्थ होगा छोटी बात को बढ़ा देना। अगला मुहावरा है आपका अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना। खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंग अंग मुस्कुराना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वाक्य प्रयोग देख सकते हैं। विवाह की बात पक्की होने की खबर को सुनते ही करीना का अंग अंग मुस्कुराने लगा, ये भी हो गया। ठीक है। अन्न लगना, स्वस्थ होना, स्वस्थ रहना। अन्न लगना मतलब स्वस्थ होना या स्वस्थ रहना। देह भरना, मोटा होना, मोटा हो जाना। अंग अंग टूटना, शरीर में दर्द होना, थकान से देह टूटना। यहाँ पे अगला मुहावरा है गरे मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। ठगा सा रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दिल बाग बाग होना, बहुत अधिक खुश होना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो ये सभी प्रमुख मुहावरे, लोकाक्तियाँ इत्यादि चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ जो होगा वो आपके सामने ये रहा, बड़ा कार्य पूर्ण करना। बड़ा कार्य पूर्ण करना गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ होगा। क्या है, तो बड़ा कार्य पूर्ण करना, यानी कि गंगा नहाना। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। बेटी की शादी करके पारिवारिक दायित्व से हम तो गंगा नहा लिए। ठीक है। अन्य मुहावरे हैं आपके सामने। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। मुहावरा की परिभाषा क्या है, उसका एग्जाम्पल है अंक भरना, यानी कि स्नेह से अंक भरना, यानी कि स्नेह से लिपट लेना। माँ ने स्नेह से अपने पुत्र को अंक में भर लिया। तो ये सभी चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कांट की हांडी बार बार नहीं चटती, इस लोकाक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। तो कांच की हांडी बार बार नहीं चटती, यानी आप एक बार तो धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते। धोखा एक बार तो चल जाता है, बार बार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग क्या होगा, तो एक बार तो मुझसे झूठ बोलकर कर्जा ले गए, लेकिन हर बार तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ध्यान रहे कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती। अब कुछ अन्य लोकाक्तियाँ हैं, जैसे उल्टी गंगा पहाड़ चली। इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करने की कोशिश करना। इसका एक और लोकाक्ति क्या है, तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। इसका अर्थ होता है कोई भी भेदभाव नहीं होना, अर्थात समानता का होना। अगला लोकाक्ति है ओढ़नी बदलना। इसका अर्थ होता है पक्की सहेलियाँ बनाना। ओढ़नी बदलना, इसका अर्थ होता है
पक्की सहेलियाँ बनाना, याद रखिएगा। लोकाक्ति क्या है? आंचल पकड़ना, मतलब सहारा लेना। अगला है ऐसी की जूती ऐसी का सिर, मतलब जिसकी करनी उसी को फल मिलना। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, इसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अधूरा ज्ञान रखने वाला ज़्यादा दिखावा करता है। लोकाक्ति, कुछ अन्य लोकाक्ति देख लेते हैं, जैसे कि थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ क्या होता है? ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, जिसको हम लोग लोकाक्ति में क्या बोलते हैं? थोथा चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। अगला लोकाक्ति है का बरखा जब कृषि सुखाने। इसका अर्थ होता है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, जिसे लोकाक्ति में बोलते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने। अगला है लोकाक्ति क्या? रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। इसका अर्थ होता है जब सब समय बर्बाद हो गया किंतु सेखी अब भी वही है। अगला लोकाक्ति है आगे कुआं पीछे खाई, सब ओर से विपत्ति का होना। अगला क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी व्यक्ति स्वयं डरता रहता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 80 का आमद 90 खर्च का लोकाक्ति का क्या होगा अर्थ? तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आय से अधिक खर्च करना। आय से अधिक खर्च करना यानी कि 80 की आमद 90 खर्च। इससे बेहतरीन लोकाक्ति तो एक फिल्म है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष से उद्धत हो तो उसे लोकाक्ति कहते हैं। लोकाक्ति क्या होता है? तो जब कोई पूरा प्रसंग कथन किसी प्रसंग विशेष से उद्धत हो तो उसे लोकाक्ति कहा जाता है, वो या फिर कहावत भी कहा जाता है। लोकाक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण लोकाक्ति क्या है? ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि संसार में कहीं समानता नहीं है। आज तक मतलब आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। जुड़वा व्यक्ति भी है, भाई भी है, आपकी तरह जरूर दिखता भी हो, लेकिन उसका गुण और आपका गुण बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट के कारण भेद खोलना। अगला क्वेश्चन लोकाक्ति है ऊंची दुकान फीकी पकवान, वास्तविकता से अधिक दिखावा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की मांग अधिक होना और मूर्ति कम होना और पूर्ति कम होना, माफ़ कीजिएगा। अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। तो ये आपका लोकाक्ति और मुहावरे का जो अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अब दूसरे टॉपिक पर भी 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। गोद में बैठकर आंखें में उंगली, लोकाक्ति का सही अर्थ क्या है? गोद में बैठकर आंख में उंगली, लोकाक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा भला करने पर दुष्टता। गोद में उंगली, गोद में बैठकर आंखें में उंगली करना, भला करने पर भी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो इस लोकाक्ति का या फिर मुहावरे का प्रयोग करते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात घर की वस्तु या व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता है, ठीक है। प्यारे साथियों, ऐसे वीडियो तो लंबा हो गया है, हो सकता है आपको परेशानी भी हो, पर 15 क्वेश्चन और देख ही लेते हैं एक ही वीडियो में, ठीक है।
तो साथियों, अब हम लोगों का टॉपिक है जनरल हिंदी का ही वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य और वाक्य प्रकार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, डिफिनेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत समय पहले कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। अब जो दिया गया वाक्य है उसमें अशुद्ध भाग कौन है बताना है आपके सामने। तो अशुद्ध वाक्य कौन होगा वो आप सभी बताइए। चलिए, तो अशुद्ध वाक्य जो है कलकत्ता ही, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अब क्यों है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होता? तो बहुत समय पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, ही जो लगा दिया है उसके कारण ये अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार से आप अगर पढ़ना चाहें शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे दोनों दिया गया है। जैसे बेटी पराए घर का धन होता है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होता? तो बेटी पराए घर का धन होती है, बेटी पराए घर का धन होती है। अशुद्ध वाक्य क्या है? आज तुमने नया पोशाक पहना है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आज तुमने नई पोशाक पहनी है। अगला है अशुद्ध वाक्य, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। अगला है कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, जो कि गलत है। सही क्या होगा? कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस प्रकार से आपके डीएलएड में क्वेश्चन आएंगे 100%। ठीक है, तो वीडियो जो है 1000% महत्वपूर्ण है। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो कौन है भाई अशुद्ध? करिए, वीडियो को रोक करके कीजिए, हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। यह उनकी समझ में नहीं आएगा, यह उनकी समझ में नहीं आएगा, यही शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए, दो वाक्यों में सर्वनाम से संबंधित दोस्त था। उसने के जगह पे उसको होता, तुम्हारे के जगह पे अपने होता, तो इसलिए ये दोनों तुम अपने घर जा सकते हो होना चाहिए था ना। और एक और क्या है, उसने की जगह पे उसको, उसने यही कहना था कि जगह पे क्या होता, उसको यही कहना था कि तुम कुछ ना करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैनेजर साहब आपको बुलाए हैं, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है, आपको बुलाया है, मैनेजर साहब ने बुलाया है, मैनेजर साहब ने आपको। इसका सही आंसर बताएंगे आप सभी। मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। जो भी इसका सही आंसर हो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब हम लोग की पॉइंट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेजर साहब आपको बुलाए हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। उदाहरण, राम और सीता वन को गए, यह अशुद्ध वाक्य हो गया। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? राम और सीता वन को गए। अब पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हिंदी में कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग होता है। तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। गाय का गर्म दूध लाओ, गाय का गर्म दूध लाओ। वाक्य में पहले कर्ता है जो कि गाय है, फिर कर्म है गर्म दूध,
कर्म क्या है? गर्म दूध। क्रिया क्या है? लाओ। ये सभी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए वाक्य में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्य में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग बनाइए। बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, ये आपका वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य है। तो जो अन्य ऑप्शन में दिया गया था, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, उसका अर्थ क्या होता? तो देखने में तो आपको सही लग रहा है बोलने में, लेकिन लिखित रूप से मालूम को इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऊंचाई जो है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ था उस च पे बिंदु दिया हुआ था, लेकिन ऊंचाई पर ऊपर बिंदु लगता है। ठीक उसी प्रकार बधू जो होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, बधू। ठीक है, यहाँ पे इन सबों में सभी बोलने में तो सही लग रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तनी उसका गलत दे दिया है, सिवाय सेकेंड ऑप्शन को छोड़ करके। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से संबंधित अशुद्धियाँ होती है जब आप वाक्य में कई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं। तो जहाँ उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो, वहाँ वाक्य अशुद्ध कहलाया जाता है। उदाहरण क्या है? तो अशुद्ध क्या है? पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता? पूजनीय को इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनीय इस प्रकार से होता है, ना कि ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन, चोट खाए हुए तुम भला क्या खाओगे? में रेखांकित पदबंध क्या है? यहाँ पे जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो कौन सा पदबंध है? चोट खाए हुए तुम, कौन सा पदबंध है? आंसर आपके सामने है, सर्वनाम पदबंध। चोट खाए हुए तुम, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का बात हो रहा है ना। मान लीजिए वो व्यक्ति का नाम होगा सोहन, तो डायरेक्ट बोल दिया जाता चोट खाया हुआ सोहन, तो संज्ञा पदबंध हो जाता। यहाँ पे है चोट खाए हुए तुम, सोहन की जगह पे तुम का प्रयोग हो रहा है, तो सर्वनाम पदबंध हो गया। यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। प्रश्न पूछने पर उत्तर होगा चोट खाए हुए तुम। सर्वनाम पदबंध क्या होता है उसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम पदबंध देखिए, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सर्वनाम पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले तुम, वह, इस, में जैसे शब्द होते हैं। कौन कौन शब्द होते हैं सर्वनाम पदबंध में? तो तुम, वह, इस, मैं इत्यादि जो शब्द हो गए, ये सभी सर्वनाम पदबंध हो गया। तो अब आपको पदबंध की भी जानकारी दे देते हैं। पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध क्या होता है। तो क्रिया पदबंध का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पूछा जा सकता है, ये आपका क्रिया पदबंध हो गया। अब इसका परिभाषा क्या है? तो वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। पूछा जा सकता है, पूछना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है, सकना भी क्रिया ही है। तो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध का उदाहरण क्या है? शेर के सामने बलवान आदमी, ये विशेषण पदबंध है। अब इसका परिभाषा क्या है? तो वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। शेर के सामने बलवान आदमी, तो देखिए शेर क्या है? संज्ञा है। बलवान क्या है? विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है? सर्वनाम है।
तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है बलवान, ठीक है, तो इसलिए विशेषण पदबंध हो गया। संज्ञा पदबंध क्या हुआ? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़ी से ही कट सकता है। यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़ी से ही कट सकता है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सभी आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर करिए। अब आपके सामने आंसर ये रहा, हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। अब अन्य उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। दूध में कौन गिर गया, ये गलत है, इसका शुद्ध क्या होगा? दूध में क्या गिर गया? अशुद्ध वाक्य देखिए, भारत में अनेकों राज्य हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य का परिभाषा भी दिया गया है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा पदबंध है? राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा पदबंध है? राम ने लंका के यहाँ पे आपका जो है वो संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। क्यों? तो देखिए, लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण, ये आपका संज्ञा पदबंध है। भले ही रावण रहता तो आप तो कह देते कि संज्ञा है, लेकिन लंका के राजा रावण ये भी भले ही 4 पदों से मिलके बना है, लेकिन ये आपका संज्ञा पदबंध ही है। पदबंध क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। पदबंध के मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध, ठीक है। तो ये 5 भेद हो गए, पदबंध के 5 भेद हो गए, प्रकार हो गए। अब हम लोग संज्ञा पदबंध देख लेते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। सर्वनाम पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्वनाम कार्य करे, वैसा पदबंध जहाँ वाक्य में सर्वनाम कार्य करे या सर्वनाम पदबंध कहलाता, उसे सर्वनाम पदबंध कहलाता। तो शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, ये आपका सर्वनाम पदबंध हो गया। विशेषण पदबंध क्या है? तो वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से ही पहुँचती है, तो विशेषण पदबंध क्या है? तेज चलने वाली गाड़ियाँ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्रिया पदबंध क्या है? तो वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रियापदबंध बोला जाता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, आया और होगा क्रियापदबंध हो गया। अगला है क्रिया विशेषण पदबंध,
वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। एग्जाम्पल, दूसरे शब्दों में जब कोई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहा जाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय है। तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है? तो वाक्य में अव्यय का कार्य करे या फिर जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं वो आपका क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध हो गया। एग्जाम्पल क्या है? सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, वह बैठा ही रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? तो शुद्ध है वह आज आएगा, वह आज आएगा। परिभाषा देख लीजिए, व्याकरण के नियमानुसार आई अशुद्धि को दूर कर उसे पुनः शुद्ध रूप में लिखना वाक्य शुद्धि कहलाता है। वाक्य शुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, कर्मभंग संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, मुहावरे के कारण, संयोजक शब्द संबंधी, अशुद्ध वर्तनी के कारण, इन सबों के कारण 11 ऐसे प्रकार हैं जिसके कारण वाक्य शुद्धि की प्रकार को देखा नापा जाता है, परखा जाता है। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है और उसका शुद्ध वाक्य भी दिया गया है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए या फिर मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। 10 लड़की पढ़ रही है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? 10 लड़कियाँ पढ़ रही है। अगला, श्याम ने मुझे आगरा दिखाई, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? श्याम ने मुझे आगरा दिखाया। अगला है, लता बड़ा मीठा गाता है, तो लता बड़ी मीठी गाती, लता बड़ा मीठा गाती है, लता बड़ा मीठा गाता है, लता बड़ा मीठा गाती है, शुद्ध हो गया। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? महादेवी वर्मा बड़ी विदुषी है। तो महादेवी वर्मा बड़ा विद्वान है, ये गलत है। विद्वान लड़कों में प्रयोग किया जाता है और लड़कियों में विदुषी का प्रयोग होता है। अगला है, मैंने हंस पड़ा, उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं हंस पड़ा। अगला है, मेरे को घर जाना है, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझे घर जाना है। अगला है, यमुना के अंदर पानी भरा है, यमुना के अंदर पानी भरा है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो गया? यमुना में पानी भरा है। अगला है, जितनी करनी उतनी भरनी, ये गलत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है, गुफा में बड़ा अंधेरा है, तो शुद्ध क्या होगा? गुफा में घना अंधेरा है, बड़ा नहीं घना। अशुद्ध क्या है? वाक्य वहाँ अवश्य जाओ, आप वहाँ अवश्य जाओ। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा आप वहाँ अवश्य जाइए। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है, मैं उसका गोरा मुख देखती रह गई, मैं देखती रह गई। कौन सा रेखांकित पदबंध शामिल है? क्रिया पदबंध, अव्यय संबंध, संज्ञा पदबंध, जो भी इसका आंसर होगा आपकी स्क्रीन पे है। क्रिया पदबंध, देखती रह गई हो जो है क्रिया पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रिया मिलकर एक समग्र क्रिया बनाती है। पदबंध के बारे में देख सकते हैं आप सभी। पदबंध 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक शब्द इकाई, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययवादी का काम करते हैं। ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने पदबंध
के अलग अलग भेद माने हैं, जिसमें से प्रमुख भेद निम्न हैं। कौन है प्रमुख भेद? पदबंध के प्रमुख भेद जो है वो आपके सर्वनाम पदबंध है। जैसे शरारत करने वाला छात्र, छात्रों में कुछ पकड़े गए, आपका सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध क्या है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, ये आपका विशेषण पदबंध हो गया। यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। और उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या होता है? जासूस होता है ना। संज्ञा पदबंध, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, तो हरे रंग की पुस्तक, ये जो है ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। क्रिया विशेषण पदबंध, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, तो पिंजरे के अंदर, ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध क्या होगा? बहुत देर हो गई, देर हो गई, ये जो है क्रिया पदबंध हो गया। अब व्यय पदबंध क्या हुआ? तो ये हो गया अपने आप के साथ वह चला गया, अपने सामान के साथ वह चला गया, ये आपका अव्यय पदबंध है। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाता है। अपने सामान के साथ वह चला गया, तो के साथ जो है अव्यय पदबंध हो गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 30वां नंबर क्वेश्चन। मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में है, इसलिए प्रश्नवाचक वाच्य हो गया। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि दशरथ कहाँ के राजा है, तो दशरथ जो यहाँ पे कहाँ जो है प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अन्य जो विकल्प था निषेधवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, उसका क्या अर्थ होता है? तो जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। क्या होता है विधानवाचक में? किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो तो विधानवाचक। निषेधवाचक में किसी कार्य को न करने का भाव प्रकट हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक, जिस वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद दो होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितना हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है विधान। अर्थ के आधार पर वाक्य के बहुत भेद हो सकते हैं, उनमें से प्रमुख है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो ये वाक्य के आधार पे, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद हो गए। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद होता है सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य है उसने 5 कचौरियाँ खाई। उसने 5 कचौरियाँ खाई, ये आपका शुद्ध वाक्य। यहाँ पे देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संकेतवाचक वाक्य है, संकेत का बोध हो रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए, अगर तुम परिश्रम करते हो तो आज सफल हो जाते।
अब जो अन्य विकल्प था संदेहवाचक, उसका उदाहरण क्या होगा? तो आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, संदेह कर रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, उसका उदाहरण क्या हो सकता है? वहाँ जाकर बैठिए। और विधानवाचक वाक्य जो होता है वो होता है ममता ने खाना खा लिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल से दौड़ा नहीं जाता। ये आपका है, राहुल से दौड़ा नहीं जाता किस प्रकार का वाच्य है? ये आपका हो जाएगा भाववाचक वाक्य हो गया। कैसे? तो राहुल दौड़ नहीं रहा है, यहाँ पे एक भावना व्यक्त हो रहा है कि राहुल से दौड़ा नहीं जाता, तो इसलिए भाववाच्य हो गया। भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात हो। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे वाच्य के भेद दिया गया है। कौन कौन भेद होते हैं वाच्य के? तो भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इस तीनों को आप पढ़ सकते हैं। भाववाच्य जैसे कि राहुल से दौड़ा नहीं जाता है, भाववाच्य हो गया। कर्मवाच्य क्या हो गया? पत्र लिखा जाता है, पत्र को लिखा ही जाता है, एक दूसरे का कर्म है। कृतवाच्य क्या हुआ है कि कोई कर रहा है कोई कार्य को, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, यहाँ पे काम हो रहा है, तो इसलिए कृतवाच्य हो गया। लेकिन भाववाच्य में क्या था? राहुल से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पे राहुल अभी दौड़ नहीं रहा है। अगर वो दौड़ रहा होता तो आपका कृतवाच्य हो गया। यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि राहुल का पैर टूट गया होगा, चाहे कुछ भी हो गया होगा, इसके कारण वो दौड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे वर्क हो नहीं रहा है, यहाँ पे भाव हो रहा है, भाववाच्य हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लड़का रोटी खाता है, इस वाक्य का क्रमवाचक क्या होगा? लड़का रोटी खाता है अर्थात कर्मवाच्य, इस वाक्य का कर्मवाच्य बदलना है। तो लड़का रोटी खाता है, इसको आपको कर्मवाच्य में बदल देना है। तो ऐसा आप बदल दीजिए जिससे ये बोध ना हो कि कोई कार्य चल रहा है, बल्कि उससे ये बोध हो कि वह प्रैक्टिकल है। जैसे चिड़िया है तो उड़ेगी ही ना, प्रैक्टिकल है, मतलब उसी प्रकार से लड़का रोटी खाता है, ये अभी वर्क का बोध कर रहा है। ठीक है, तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? तो इसको रोटी लड़के के द्वारा खाई जाती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद जो मैंने बताया था कि 6 नहीं बल्कि 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य की 8 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद देख सकते हैं। विधानवाचक, विधानवाचक क्या होता है? एक बार फिर से, ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या काम के होने का बोध हो। विधानवाचक ऐसा वाक्य जिससे किसी काम या बात का होने का बोध हो, बात या काम के होने का बोध हो। जैसे सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है, यह एक विधानवाचक है, किसी बात का होने का बोध हो रहा है। प्रश्नवाचक क्या है? तो प्रश्न पूछता है आपका नाम क्या है। आज्ञावाचक क्या है? जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जैसे चुप रहो आज्ञा दिया गया है, अंदर आ जाओ आज्ञा दिया जा रहा है। संदेहवाचक क्या है? जिस वाक्यों में कार्यों के होने में संदेह या संभावना हो। संदेहवाचक क्या है? तो जिस वाक्य में कार्य होने में संदेह या संभावना हो, तो उसे कर्मवाच्य संदेहवाचक वाक्य बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं।
शायद वह कल जाएगा। निषेधवाचक में किसी चीज़ पर निषेध ना होने की बोध हो, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, निषेध हो गया। विस्मयादि बोधक, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा का भाव हो, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, ये आपका विस्मयादि बोधक हो गया। इच्छावाचक क्या है? जिन वाक्यों में शुद्धता, आशा, प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप ये सभी पढ़ चुके होंगे। इच्छावाचक क्या होता है? तो जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद का बोध हो, जैसे भगवान तुम्हें सदा प्रसन्न रखे, इच्छावाचक हो गया। अब संकेतवाचक, जहाँ पे संकेत का ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का भाव हो, एक क्रिया का दूसरी क्रिया के निर्भर होने का भाव हो, जैसे हलवाई की दुकान उधर है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। माली पौधे लगाते ही चला गया, सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य क्या कहते हैं, क्या होता है? तो अन्य जो विकल्प था, सरल वाक्य तो आपने देख लिया, फोर्थ ऑप्शन सही है। अन्य जो विकल्प था, माली ने पौधे लगा दिए और वह चला गया, ये भी चाहे और भी ऑप्शन दिए हुए थे वो सभी संयुक्त वाक्य हो गया। अब रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो हमने अर्थ के आधार पे 8 भेद तो देख चुके हैं। रचना के आधार पे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे स्कूल बंद होने पर लड़के जाने लगे, सरल वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य का उदाहरण देख लीजिए, राम आया और मोहन गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, 2 प्रकार का कार्य हो रहा है ना। और देखिए थर्ड क्या है, जटिल या मिश्रित वाक्य। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था, यह एक जटिल वाक्य हो गया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो आपको मुहावरे, लोकाक्रिया से रिलेटेड 15 क्वेश्चन करवाए, फिर आपका 15 क्वेश्चन हुआ वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य, वाक्य के प्रकार, इससे ये सभी का हम लोग 15-15 30 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो आपके 100 क्वेश्चन के बराबर है अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो, समझ लेते हैं तो, कंठस्थ हो जाते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।